नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं बेहद ख़ास लोकेशन पर हूं। मुंबई के फिल्म सिटी में मौजूद बॉलीवुड थीम पार्क में इसी साल इसे लॉन्च किया गया है और इसकी खासियत क्या है, चलिए तस्वीरों के ज़रिए आपको हम अंदर दिखाते हैं। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पर किस तरह से एक शाही सेट बनाया गया है, जिस तरह से आप संजय लीला भंसाली की फिल्मों में देखते हैं। और फिल्मी नगरी मुंबई को माना जाता है। लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में या तो एक्टर बनने आते हैं या फिर पहुँचते ही सबसे पहले उनकी इच्छा होती है कि ऐसे किसी फिल्म सेट पर वो जाएं, शूटिंग देखें। फिल्म सिटी में भी ऐसी कई यहाँ पर इंतज़ाम होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट को दिखाया जाता है सेट पर कि किस तरह से शूटिंग होती है। तो इस थीम पार्क के ज़रिए वही एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है पर्यटकों को इस साल में। देखें, बॉलीवुड शो यहाँ पर लिखा हुआ है। अंदर शोज़ चलते हैं जो बॉलीवुड एक्टर्स के, तमाम बड़े आर्टिस्ट के जो डुप्लीकेट्स हैं अंदर परफॉर्म करते हैं। कई ऐसे सिंगर्स हैं यहाँ पर आते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऑडियंस से ये जो जगह है वो भरी हुई नज़र आती है। तो ऐसे इवेंट्स भी यहाँ पर प्लान किए गए हैं। सेट की खूबसूरती के साथ कई लोग यहाँ पर दिन भर आज सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि इतनी रात में ये जगह बंद हो चुकी है। लेकिन तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में जो ये नई जगह तैयार हुई है वो खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो बड़ी फिल्में हैं, हिट फिल्में हैं, उनके प्रॉप्स रखे गए हैं ताकि लोग यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा सकें। गोलमाल की बाइक है, शोले की फिल्म पर आप देखें यहाँ पर उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश लोग यहाँ पर तस्वीरों में, वीडियोज़ में करते हैं। 3 इडियट के उस फेमस सीन की जो चेयर है आप देखें यहाँ पर उसको प्रॉप की तरह रखा गया है। बाहुबली फिल्म का जो ये चेयर है, ये कुर्सी है, यहाँ पर लगाई गई है। एक जेल बनाया गया है। तो लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो उनके लिए तस्वीरें और वीडियोज़ बेहद आज के ज़माने में लोगों के लिए ख़ास हो गई हैं। तो वो पूरा यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। ये जो है क्रोमा स्टूडियो, ये सबसे ख़ास एक सेक्शन है जहाँ पर ये एक्सपीरियंस लोगों को दिया जाता है कि किस तरह से फिल्मों में जो सीन होते हैं पीछे क्रोमा उसके लिए बदला जाता है। डबिंग किस तरह से होती है, लोग गाना भी गाते हैं अंदर आकर, उनके वीडियो शूट किए जाते हैं, फिर उन्हें 5 मिनट के अंदर एडिट करके दिया जाता है। तो ये फिल्मों के तकनीकी जो एंगल है उसको लोग एक्सपीरियंस करते हैं। दक्षिण की तर्ज पर यहाँ पर ये शाही सेट बनाया गया है। तो सेट जो फिल्मों में तैयार होते हैं किस तरह से होते हैं उसकी खूबसूरती यहाँ पर उकेरने की दीवार पर कोशिश की गई है। बाहुबली फिल्म का भी एक सेट है जो अभी फ़िलहाल वो तैयार हो रहा है, वो आपको इस सेक्शन में हम दिखाते हैं। तो हालांकि ये बहुत ही बड़ा है, हम एक हिस्से का ही आपको इस वक्त हम सैर करवा रहे हैं। कैफेटेरिया आप देखें तो मिलिट्री की थीम पर यहाँ पर कैफेटेरिया बनाया गया है लोगों के लिए। तो जो यहाँ पर आते हैं, करीब 3 घंटे का पूरा टूर होता है फिल्म सिटी के अंदर, तो 1.5 घंटे के लिए वो फिल्मों की या टीवी की शूटिंग देखते हैं रियल सेट पर जाकर, और उसके बाद इस थीम पार्क में आते हैं। तो थीम पार्क में उनको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस मिल जाता है। वैक्स स्टैचू भी हैं यहाँ पर। ऊपर का एक सेक्शन है जो अभी फ़िलहाल बंद है हमारे लिए, हम उसको आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तमाम टूरिस्ट के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। बॉलीवुड थिएटर नाम से यहाँ पर बॉलीवुड के शोज़ भी चलते हैं। बाहुबली का एक सेट यहाँ पर तैयार किया गया है। तो एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं इस थीम पार्क का जो बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर सेट से लेकर किस तरह से स्टूडियो में काम होता है फिल्मों के। बहुत लोग यहाँ पर आकर ये भी हैरान थे कि जो सेट बने हुए पक्के सेट के तौर पर नज़र आते हैं, घर के तौर पर या महल के तौर पर, वो दरअसल कुछ ही समय के लिए बनाए जाते हैं और फिर उनको हटा भी दिया जाता है। और एक अगर फिल्म का सेट एक महल है तो उसके तुरंत पीछे कोई पुलिस थाना भी बना हुआ है। तो किस तरह से लोग यहाँ पर आकर रियल सेट का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसकी एक उत्सुकता लोगों में मुंबई आकर अब बढ़ती हुई दिख रही है फिल्म सिटी के अंदर। तो बहुत समय से इस थीम पार्क को बनाने की बात चल रही थी और आखिरकार बनकर अब ये लॉन्च हो चुका है। और सिटी सेंटर शो में हम इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको सैर कराते हुए शो की शुरुआत कर रहे हैं। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं उस खबर की जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, श्रद्धा हत्याकांड। श्रद्धा हत्याकांड में हैवानियत के राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई, हर पल कोई ना कोई ऐसी अहम अपडेट आ रही है जो चर्चा में बनी हुई है। हाँ, मैंने उसे मारा, आफ्ताब का ये स्टेटमेंट आरोपी श्रद्धा मर्डर केस में उसने पुलिस को दिया है। उसकी निशानदेही पर अब पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है, वारदात की कड़ियाँ जोड़ रही है। आफ्ताब ने ये माना है, ये कबूल किया है कि किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड की उसने हत्या की और हत्या के बाद उसके शव को काटा। 35 टुकड़े किए गए और रोज़ रात में 2 बजे के आसपास
वो एक एक करके उन टुकड़ों को लेकर निकलता था। बताया जा रहा है कि 18 से 20 दिनों के अंदर उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर जंगल में जाके फेंका गया। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आफ्ताब, आपको शर्मिंदा है आपकी बात आफ्ताब? 28 साल के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस एक बार फिर महरौली के उस जंगल में ले गई जहां उसने 18 दिन तक श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे उठता और मास्क लगाकर इस जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आता था। पुलिस को अब तक शव के 10 अवशेष बरामद हुए हैं जिनकी डीएनए जांच होगी। श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने मारा। अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है। काफ़ी डराने वाली ये पूरी घटना है क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। आफ्ताब ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस बर्बर, जघन्य और भयानक हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है। जिस हथियार से श्रद्धा का शव काटा उसे दिल्ली में किसी जगह फेंका। वारदात के वक्त अपने और श्रद्धा के खून से सने कपड़े दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंके। सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से उसने फर्श धोया जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल पर सर्च किए। आरोपी ने बताया कि बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए वो श्रद्धा से मिला था। श्रद्धा के मर्डर के बाद बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए 15-20 दिन के अंदर आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। आरोपी छतरपुर पहाड़ी के जिस फ्लैट में रहता था वहां रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इस फ्लैट में कई लड़कियां आती जाती थीं। हालांकि आरोपी पड़ोसियों से कभी बात नहीं करता था। मुझे तो अभी 1 महीने ही हुए आए हुए, तो आफ्ताब जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि गेट बेल बजाया था फर्स्ट फ्लोर का, तो उसने आकर के गेट खोल दिया था और गेट खोलने के बाद जो है कि उसने बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस इतना ही। और उसके बाद बातचीत कोई नहीं हुई। हाँ जी, लास्ट टू लास्ट वीक 3-4 दिन के स्पैन में आपने 6-7 लड़के हाँ जी देखे हैं। स्कूटी से देखे हैं, शॉर्ट्स ड्रेस में देखे हैं। वो किसी से बात नहीं करती थी, सीधा ऊपर ही जाते थे। 18 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने 19 मई को छतरपुर इलाके से शव के टुकड़े करने के लिए चाकू और शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा। चाकू की धार पर रखने के दौरान उसके हाथ में चाकू लग गया तो उसने जहां से चाकू लिया उस दुकान के बगल में बने अस्पताल में पट्टी बंधवाई। 19/5 को आया था और उसने LG का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया। अच्छा, क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। सर, पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफ्ताब ने 6 महीने पहले एक नाइफ खरीदी थी और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था। याद कैसे रहेगा सर, 6 महीने पहले अगर कोई नाइफ खरीदने आएगा। और फिर उसने पुलिस वालों ने एक्यूज़ को बुलाया, आफ्ताब को बुलाया और आफ्ताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी। नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया था? सर, नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। अच्छा। आरोपी आफ्ताब लगातार पुलिस लॉकअप में निगरानी में है। फ्रिज की फोरेंसिक जांच के लिए सीबीआई की FSL की टीम थाने पहुंची।
श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक आरोपी आफ्ताब सामान्य जिंदगी जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा। यहाँ तक कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ये दिखाता है कि वो कितना शातिर है, शातिर अपराधी से भी शातिर और बेखौफ है। उसे लगा कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में सबूत इकट्ठा करने की है, क्योंकि हत्याकांड को 6 महीने बीत चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर के प्रेमी आफ्ताब ने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या कर उसके सबूत मिटाने की कोशिश की, ये कहानी सुनकर पूरे देश में सभी लोग सकते में हैं। खासतौर से मुंबई से सटे वसई के वो लोग जो इन दोनों को जानते थे, वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। 15 दिन पहले आफ्ताब के घर वालों का घर छोड़कर जाना भी हैरान करने वाला है। वसई से सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब मुंबई के करीब वसई का रहने वाला है, लेकिन 15 दिन पहले ही उसके पिता अपना घर खाली कर कहीं और रहने चले गए। आफ्ताब भी घर का सामान ले जाने में हाथ बटाने आया था। 15 दिन बाद आफ्ताब की हैवानियत की खबर सुन यूनिक पार्क के लोग सदमे में हैं। बहुत झटका लगा कि अपना बच्चा होकर के और उसको इतना बड़ा जो ये कांड हुआ, तो एक ऐसा फील नहीं होता है कि ऐसा ये कर सकता है, यकीन नहीं होता आपको ऐसा हुआ। 15 दिन पहले जब आया था तो आपने देखा था उसे? हाँ, देखा था मैंने। बातचीत करने की कुछ हुई थी? बातचीत बस इतना ही हुआ था, किधर रहता है, तो बोला अभी मैं बोला अंकल मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा जॉब उधर लग गया, मैं वहाँ रहता हूँ, बस इतनी बात हुई। वही उसके हाव भाव में परिवर्तन, चेहरे पे कुछ एकदम नॉर्मल जैसा था वैसे कुछ लगा ही नहीं कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है। इतना बड़ा कांड करके भी वो इतना सामान्य तौर पे था। वही तो हम लोग को भी शौक लगा, बोल रहा हूँ रात में नींद नहीं आ रही थी ये सुन के, इतना ज्यादा घिनौना कृत्य किया है, आदमी की रूह कांप जाए ऐसा काम किया है। यूनिक पार्क सोसाइटी में आफ्ताब का परिवार तकरीबन 20 साल से रह रहा था। ये बिल्डिंग है और हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 301 जो रूम नंबर है उनका परिवार यहाँ पर रहता था। ये तीसरी मंजिल पर है अमीन जे पूनावाला। हालांकि जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले ही परिवार ने ये मकान खाली कर दिया था और अब वहाँ पर किराएदार रहते हैं, यानी कि किराएदार को उन्होंने वहाँ रख दिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन पहले मकान उन्होंने खाली कर दिया और वो रहने के लिए कहीं और चले गए। श्रद्धा वालकर का परिवार भी वसई में ही संस्कृति अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन उनका घर भी बंद है और बिल्डिंग वालों ने तो चुप्पी साध रखी है। लेकिन श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडार ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन तो श्रद्धा ने उसे फोन कर मदद के लिए भी बुलाया था। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के साथ बीएमएम की पढ़ाई कर चुके रजत शुक्ला ने बताया कि श्रद्धा बहुत ही खुले विचार की थी, इसलिए पिता से उसकी कम बनती थी। आफ्ताब ने इसी बात का फायदा उठाकर ऐसा काम किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से किसी चीज का टेंशन नहीं लेती थी, वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जिन लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी। तो अब ऐसे इंसान का यूं ही जो मतलब जो खबरें आ रही है कि शादी की वजह से उसने मतलब दबाव जो डाला होगा आफ्ताब के ऊपर, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इधर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने आफ्ताब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की। वसई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को अभी तक गड्ढा मुक्त हो जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 15 नवंबर की तारीख भी तय की थी, लेकिन जैसा कि हर वादे और दावे के साथ होता है, यहाँ पर गड्ढा भरने की रस्म भी वक्त पर पूरी नहीं हो सकी। 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। इस बीच नई सड़कें तो बनी हैं, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत में इस सड़क को बनाने में सरकार ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए। 7 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल ये है कि फावड़ा तो छोड़िए, आप अपने हाथ से जहां चाहे वहां से आसानी से इसे उखाड़ सकते हैं। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकार करती है, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों के भ्रष्ट तंत्र के मिली भगत से बनी सड़क बस 3 दिन में उखड़ गई। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने इस वीडियो को ट्वीट कर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से कार्रवाई की मांग की। ये तस्वीरें वायरल होने के बाद पीलीभीत के डीएम ने जांच बैठा दी। सड़क का जो वीडियो वायरल हुआ था और मैंने उसका संज्ञान लेते हुए हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी है, उनको मौके पे भेज करके जांच कराई और वहां जा करके उस जगह पे उन्होंने देखा तो प्रथम दृष्टया शिकायत की पुष्टि हुई है और उस पर मैंने जो फर्म है वीके कंस्ट्रक्शन, उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए लेटर भेजा है और जो साइट जिनको पर्यवेक्षण करना होता है वहाँ पे जो संबंधित जेईई है, जिनका उत्तरदायित्व था कि इसकी क्वालिटी जो मेंटेन करते हैं, उनके खिलाफ भी शासन को कार्रवाई के लिए मैंने पत्र भेजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर यानी मंगलवार तक प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन हर जिले से आ रही ऐसी तस्वीरों के चलते ये मियाद 15 दिन और बढ़ा दी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि प्रदेश के करीब 78% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। बाकी शेष बची 22% सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ये गाजियाबाद के पॉश क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सड़क है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, आप देख सकते हैं। यहाँ आए दिन जो है लोग ई रिक्शे से, स्कूटर से गिरते हैं, धूल उड़ती है। और वैसे ये सड़कें आपको उत्तर प्रदेश के हर जिले में मिल जाएंगी जहां सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। वैसे 15 दिन और मांग रही है सरकार गड्ढे मुक्ति के लिए, तो 30 नवंबर तक और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की हकीकत ये गाजियाबाद के पॉश एरिया की सड़क बताती है। अपने सहयोगी आजम और पीलीभीत में हरपाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संकट का असर एक्सपोर्ट सेक्टर पर किस तरह से पड़ रहा है, क्या कहते हैं आंकड़े? हिमांशु शेखर अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। पिछले कई दशक से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े ओपी गर्ग तनाव में हैं। एक समय यूरोप से 50% तक महंगे कारपेट के एक्सपोर्ट ऑर्डर आते थे, लेकिन आर्थिक संकट गहराने से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस घटता जा रहा है। जो अनिश्चितता है बाजार में, उसकी वजह से जो खरीदार हैं, जो बड़े खरीदार हैं, क्या वो अब भी भारत आ रहे हैं कारपेट? नहीं, अभी भी नहीं आना हुआ। अभी भी वीजा की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो लड़ाई चल रही है रसिया का यूक्रेन की, इसकी वजह से अभी लोग कोई भी विजिट नहीं करना चाहते और ना ही वो माल खरीदना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कल को बम गिर गया हमारी सिटी में तो क्या करेंगे। तो ये एक, लेकिन डिमांड है, लोगों के पास माल नहीं है। आज डिमांड है, वो मांगना चाहते हैं लेकिन खरीदना नहीं चाहते, ये लड़ाई की वजह से। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कई विकसित देशों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और कई तरह के सामान की मांग घटती जा रही है। इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में कारोबारी निर्यात 35.73 बिलियन डॉलर का था, जो अक्टूबर 2022 में घटकर 29.78 बिलियन डॉलर रह गया, यानी करीब 16.79% कम। हालांकि मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर को मिलाकर कुल एक्सपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में 56.1 बिलियन डॉलर था, जो अक्टूबर 2022 में थोड़ा बढ़कर 58.36 बिलियन डॉलर हो गया। कोरोना आया तो क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। अब गवर्नमेंट को ये लड़ाई की वजह से कुछ ना कुछ एक्सपोर्टर्स को, खास तौर से ट्रेडिशनल जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, कॉटेज सेक्टर है, जैसे कारपेट है, हैंडलूम है,
इन लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी देनी बढ़ानी पड़ेगी और जो हमारा इंटरेस्ट जो हमारा लाइसेंस था 5% का उसको रेस्टोर करना पड़ेगा क्योंकि 5-7% की वजह से आज हम काम नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंटों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। कोरोना संकट के दौरान एक्सपोर्ट सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब रूस यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी का साया एक बार फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी जल्दी पहल करती है। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। सिटी सेंटर शो में ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पहाड़ों में बर्फबारी। कोविड-19 की मार की वजह से आर्थिक तंगी का हवाला देकर आचार्य रजनीश यानी कि ओशो के बनाए गए आश्रम में, जो कि पुणे में स्थित है, उसके एक हिस्से को बेचने के निर्णय पर बवाल खड़ा हो गया है। उनके कई अनुयायी हैं जो इस खबर से बेहद आहत हैं। मुंबई प्रदर्शन के लिए पहुंचे कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। उनका कहना है कि ओशो के विरासत को सहेजना चाहिए, जबकि उसे मिटाने का या फिर बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये ओशो के अनुयायी हैं। अपने गुरु आचार्य रजनीश के बनाए पुणे के प्रसिद्ध आश्रम के कुछ हिस्से बेचने के फैसले से बेहद दुखी हैं। मांग कर रहे हैं कि इनके गुरु की विरासत और समाधि की रक्षा करनी होगी। महाराष्ट्र के पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, जिसे प्रेम का मंदिर बाशु भी कहा जाता है, इसके हिस्से को किसी बड़ी कंपनी के हाथों बेचने का आरोप ओशो अनुयायियों ने ट्रस्टी के सदस्यों पर लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण आश्रम बंद रहने के चलते घाटे का हवाला देते हुए फाउंडेशन के सदस्य इसे बेचना चाहते हैं। पैसे की मैं नहीं समझता कोई कमी है। यहाँ बहुत अपार धन आता रहा है और ये फिजूल खर्ची करते हैं, जिसके इन्होंने हिसाब नहीं दिया कभी आज तक। किसी को कोई रसीद नहीं कटी आज तक कि कितना पैसा गया। उसकी पारदर्शिता के बिना कैसे कोई जगह एक गुरु के स्थान को बेच सकता है? गुरुद्रोही बेचेंगे। ओशो वहाँ पर रहे, वहीं शरीर छोड़ा, वहीं उनकी समाधि है, सब कुछ उनका वहाँ है। वो हमारा एनर्जी फील्ड है, बुद्धा फील्ड है। लाखों लोगों की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई है। We are going to fight much more. We are not going to give up. We are going to resist this completely. And everyone, not just Osho sannyasins, but all over India and the world are going to get together and resist this. मुंबई के जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने कोरेगांव की संपत्ति की बिकवाली के लिए नए सिरे से बिड निकाली तो आश्रम के अनुयायियों का समूह मुंबई में प्रदर्शन करने पहुंचा। साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। चैरिटी कमिश्नर से ऐसा ऑर्डर आया है कि लैंड को जो है आप री ऑक्शन कर सकते हैं। री ऑक्शन का नोटिस जारी किया है, पब्लिक नोटिस इशू किया है। उस नोटिस को, उस ऑर्डर को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हियर व्हाट वी आर अपोजिंग इज द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। देयर केस इज दैट दे डोंट हैव द फंड्स टू ऑपरेट द प्रॉपर्टी, टू टू कैरी आउट द डेली फंक्शनिंग। वी आर सेइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फंड्स दैट आर देयर। रहस्य, विवाद और सुर्खियों से आचार्य रजनीश उर्फ ओशो जीते जी तो शायद ही कभी दूर हो पाएं। चर्चाएं उनके निधन के दशकों बाद भी रह रहकर सिर उठा लेती हैं। आश्रम से जुड़ी जमीन बेचने के मुद्दे ने ओशो से संबंधित अन्य समूहों को ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के खिलाफ आक्रोश दिखाने का एक बड़ा मौका दिया है। संभव है कि इस लड़ाई में आगे और भी रहस्य खुलेंगे। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिन्होंने अपना काफिला एक चाय की दुकान पर झारग्राम में रुकवाया और लोगों को पकौड़े परोसती हुई नजर आई। झारग्राम की इस चाय की दुकान पर अचानक हलचल इसलिए बढ़ गई क्योंकि यहां पर पकौड़े परोस रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दरअसल यहां से गुजरते वक्त ममता बनर्जी ने अचानक अपना काफिला इस चाय की दुकान पर रुकवाया और फिर लोगों को पकौड़े परोसने लगी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ममता बनर्जी इसी तरह से कई दुकानों पर लोगों के साथ वक्त बिताती हुई नजर आई हैं।
और भाई, जाते जाते बात करते हैं मौसम की। आपको दिखाते हैं इस वक्त किस तरह से पहाड़ बर्फ में ढके हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कुपवाड़ा की, जहां बंगस नौगाम सड़क पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये काम शुरू किया है बीआरओ ने। बर्फ की वजह से इस सड़क पर आवाजाही रुक गई थी। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के फिल्म सिटी में मौजूद बॉलीवुड थीम पार्क से कैमरामैन संजय मंडल के साथ शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।